किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन पर, और साथ में भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत धान फसल की देखभाल पर, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत पे, और दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन। तो भाइयों शुरुआत करें एक चर्चा तय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंधन पे। किसान भाइयों, जो बेल वाली सब्जी हैं उनमें हम जो है कद्दू वर्गीय फसल का है, और जो बेल वाली फसलें हैं जैसे कि कद्दू है, लौकी है, तोरी है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला, इस तरह की जो सारी हमारी जो फसल है वो बेल वाली फसल या बेल वाली सब्जी है, जिन्हें हम आमतौर पर गर्मी के मौसम में, बरसात में या जो जायद मौसम में है सफलतापूर्वक लेकर किसान भाई जो है अपनी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। और अपने हरियाणा प्रदेश में तो कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं वो लगभग 6,821 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाओ हैं, और एक तरह से कहें कि भी एक हेक्टेयर में 9.9 टन हम जो है बेल वाली सब्जियों का उत्पादन करें हैं। लेकिन भाइयों, इन फसलों की जो खेती है उसके दौरान कई तरह के कीट इन्हें नुकसान पहुँचावे हैं, और ऐसे में जिस तरह करेले की जो फसल है उसमें फल मक्खी लगभग पूरी फसल ने नुकसान पहुंचाता है। तो जो ये बीमारी है, ये जो कीट हैं, ये जो है किसान भाई की जो खड़ी जो फसल है, तैयार फसल है, उसने नुकसान पहुंचा कर उन्हें आर्थिक रूप तक कमज़ोर भी करा है। तो बात करें भाइयों मुख्य कीट की, तो कद्दू का जो लाल कीट या जो लालड़ी रोग है, इस रोग की भाई पहचान की बात करें तो प्रोड जो है या जिसके जो कीट हैं उनके शरीर का जो अगला हिस्सा है वो गहरा नारंगी रंग का वो है, और जो इनका पेट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा काला रंग का वो है, और जो बीटल की लंबाई है वो 5 से 8 मिलीमीटर, और जो चौड़ाई है वो 3.5 से लगभग 4.25 मिलीमीटर लंबाई की वो है। और पेट के भाइयों पीछे के हिस्से पर नरम सफ़ेद बाल इसमें दिखाई देंगे, और इस कीट का जो लार्वा है वो क्रीम रंग का वो है। और बात करें भाइयों जो कद्दू का लाल कीट या जो लालड़ी है ये किस तरह नुकसान पहुँचावा है फसल में। एक तो भाइयों ये जो जितने भी सारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उन सब का मुख्य कीट है, यानी कि जितने भी हम बेल वाली सब्जी लेवे हैं उन सब में ये कीट जो है मुख्य रूप से पाया जावा है। और इसके लाल पीले रंग के जो कीट हैं वो पत्तियों का काट काट कर उसमें गोल सुराख बनाता है, और जो मादा कीट है वो नरम मिट्टी में जाकर या फिर अकेले या फिर 10 के समूह में गहराई में जाकर अंडे देवे हैं, और लगभग 1 से 2 हफ्ते के बाद ये जो अंडे हैं वो निकल कर पौधे की मुलायम जड़ों ने खुरच खुरच कर खाना शुरू करते हैं, और नवंबर तक मार्च तक लगभग 1 फुट की गहराई पर जाकर ये जो है निष्क्रिय हो जाए, यानी कि सुसुप्त अवस्था में चले जावे हैं। और मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल तक और मध्य जून से लेकर अगस्त तक इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा जावा है, और इनके प्रकोप तक पौधे की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाए है, और साथ ही पत्तियां जो हैं वो उनमें छेद दिखाई देने शुरू हो जाए। और इसी तरह भाई एक दूसरी बीमारी है, दूसरा कीट है वो है फल मक्खी, जिसने 3 पज सील भी कहते हैं। और इसकी पहचान है भाइयों, यह मक्खी जो है हल्के पीले जो चिन्हों के साथ भूरे रंग की वो है, और इसके जो वयस्क हैं वो धूमिल सफ़ेद रंग के दिखने मिले हैं। और यो कीट भाइयों विकसित जो मुलायम फल हैं उन्हें नुकसान पहुँचावा है, और फल मक्खी का प्रकोप मार्च के महीने तक लेकर अक्टूबर के महीने तक जारी रहा है। और मादा मक्खी जो है वो मुलायम या फिर जो आधे पके हुए फल हैं उनकी सतह में छेद करके गुद्दे में अपने अंडे देते हैं, और इसके जो वयस्क हैं वो 1 से 2 दिन में अंडे तक बाहर निकल कर और जो फल के अंदर के जो गुद्दा है उन्हें खा खा कर ये बढ़ना शुरू करता है। और साथ ही भाइयों ये कीट जो है फलों के अंदर जो अपना मलमूत्र है वो छोड़ते हैं, जिससे फल सड़ना शुरू हो जाए, और जो फल का जो सड़ा हुआ भाग है उसमें बड़ी तेज़ गंध आनी शुरू हो जाए, और फल जो है वो टेढ़े मेढ़े जो है बढ़ने शुरू हो हैं, जिसकी वजह से फल की गुणवत्ता कम हो जाए और किसान भाई ने जो उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। साथ ही भाइयों जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उनमें पतंगा यह भी एक बड़ी समस्या है, और इसकी पहचान है भाइयों, ये जो पतंगा है वो मोती जैसा सफ़ेद रंग का हुआ है, और इसके पंखों के जो सिरे हैं वो भूरे रंग के उस पर
धब्बे दिखाई देंगे और इसके जो वयस्क सुंडी है वो हरे रंग की है और इसकी ऊपर वाली जो सतह है उस पर 2 सफ़ेद धारी पाई जावे हैं। और साथ ही साथ भाइयों अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो योग जो कीट है वो ज़्यादातर पत्तों के निचली सतह है उस पर पाया जावा है और मादा कीट जो है वो छोटे छोटे समूह में आपस में पत्तियों के नीचे या जो कली है और जो फल है उनमें अंडे देने शुरू करता है। और जो युवा सुंडी है वो अंडों तय निकल कर पत्ते न खुरच खुरच कर खाना शुरू करता है और बाद में ये पत्ती जो है ये बाद में जो ये पत्ती है उसकी भीतर तक जाकर जो है उसने खा खा कर ख़त्म करता है। और ये कीट भाइयों फूलों के जो अंडाशय हैं या फिर कहो जो युवा विकसित जो फल हैं उनमें छेद करे हैं और जो प्रभावित फूल है और जो फल हैं वो संक्रमित हो जाए हैं और वो खाने के लायक नहीं रहते और बाज़ार में भी जो है इनकी जो बिक्री है वो नहीं हो पाती। इसी तरह भाइयों कद्दू वर्गीय सब्जियों की एक समस्या और है, एक कीट और है, वो है तेला और चेपा। तेले की पहचान है भाइयों, छोटे हल्के हरे आकार का एक कीड़ा है और लंबाई में लगभग 3 मिलीमीटर तक हो जाए हैं और इसके जो वयस्क हैं वो तिरछे चलन हैं, उन तिरछे चलन की आदत हुआ है। और नुकसान की बात करें और उसके लक्षण की बात करें तो भाइयों मादा कीट जो है वो पर्णछद में अंडे देवे हैं जिनमें तो लगभग 6 दिन में उनके शिशु बाहर आ जाए हैं और ये जो शिशु हैं और युवा हैं दोनों ही पौधों की पत्तियों और जो पर्णछद है उसका रस चूसना शुरू करते हैं और संक्रमित जो फसल है उसका रंग भूरा पड़ जाए है। और इसी तरह भाई जो चेपा है ये कीट भी नाशपाती के आकार का और हरे पीले रंग का हुआ है और इसके शिशु और जो प्रौढ़ है वो ये अक्सर पत्ते के जो निचला हिस्सा है उसमें झुंड बनाकर हुए हैं और ये जीव जो है पत्ते का रस चूसता रहा है जिसके कारण जो फसल कमज़ोर हो जाए और चेपा कीट मोजेक वायरस के कई रूपों में भी प्रसारित होकर जो है पौधे ने नष्ट करा है। इसी तरह भाइयों अष्टपदी की पहचान है कि एक तो एक कीट भाइयों बल्बनुमा गोल और जो गोली है उसके आकार का हुआ है और छोटे आकार के कारण भाइयों इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब यो हर एक पत्ती पर सैकड़ों कीट इकट्ठे हो जाए और बेले के आकार में हो जाए तब ये दिखाई देना शुरू हो हैं और तब तक ये फसल ने काफ़ी हद तक ख़राब करता है। और ये जो कीट है वो छोटे छोटे कीट पत्तियों की अलग अलग जो शिराएं हैं उसमें समा जाए हैं और उन्हें खाना शुरू करते हैं और इसके प्रकोप तो भाइयों पत्तियों के ऊपरी किनारों पर छोटे धब्बे से लेकर बड़े क्षेत्रों में भी हल्के पीले और लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाए और ये नुकसान बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी तक खेत में फैल रहा है और पौधे की जो बढ़ोतरी है उसने रोकता है और पौधा जो है गंभीर रूप से ख़त्म हो जाए है। 2 धब्बे वाली अष्टपदी गर्मी और शुष्क मौसम के दौरान खासतौर पर तरबूज की एक गंभीर समस्या पैदा करें कि जो तरबूज की जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर है अष्टपदी। तो भाइयों ये तो बात करी कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें कीट प्रबंधन पे। और बात करें भाइयों मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों अनुमान है कि कल जो है दिन साफ रहेगा। और इसी के साथ भाइयों जानकारी लेवाएं कल के कृषि कार्यक्रम की। तो कल है भाइयों दिन रविवार और दिन रविवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम थारी चिट्ठी म्हारे गीत और सोमवार ने भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फल वृक्षों में पोषक तत्वों की कमी और अन्य देखभाल पर। साथ ही जानकारी लेंगे आज की नसीहत के तहत जैविक कृषि समय की ज़रूरत और जानकारी लेंगे साथ में टमाटर बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पर। और एक करो भैया का मनोरंजन सुनाइए लोकगीत। देखते हैं सुदामा की ये बात सुन के और के कहने लायक जी भला मैं सुनाई नहीं न्यू बोली कर दे दिलते दूर कती जो गलत विचार तेरा से तू बेधड़के ते ऊपर आ जा यो घर बार तेरा से तेरी
नंगी काया क्यों कर आया न्यूपति मती डरगी प्रेम के आंसू झलक उठे नू आंख नीरत भरगी भगत बिहारी गिरधारी की मेरे मारे पे फिरगी प्राणपति का करण आरता एकदम तले उतरेगी याते मेरे पक्की जरगी के वो सच्चा यार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर पास तेरा से हो ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर पास तेरा से मैं अंतर्यामी सबके स्वामी सबके मन की जाने पर आत्मज्ञानी पुरुष बिना गुण उसकी गति पे छाने कई बार नाचा फिर भी मन तू भेज दिया ढंगताने ये क्यों करे भाग जागता जे तू नहीं जान की ठाणे एक को न्या गया बेराने पिया जीना गलत व्यवहार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर पास तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर पास तेरा से ओए भगत समझ के कृष्ण जी ने कर दिया तेरा भला से किसे जन्म के कर्म करेगा जो आज फल मिला से हीरे पन्ने लाल जड़े कोई राजा की सकला से महल की जड़ में ठंडे जल का सुंदर बना तला से जो नए किस्म का बाग खिला से जो खुद भर तारे तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर पास तेरा से ऊपर आजा यो घर पास तेरा से ओए जगन्नाथ के भगता के माँ जो कोई कष्ट सहेगा हो जा बेड़ा पार जो हरदम कृष्ण कृष्ण कहेगा सतमाया का बना चना होया कोन्या किला डहेगा सच्चा आनंद भोगेगा जो ना काम के कर्म लहेगा धन जो बनना सदा रहेगा यो दिन चार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा यो घर बार तेरा से कर दे दिल ते दूर गति जो गलत विचार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आजा ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे राजकिशन अगवानपुरिया। और भाइयों एक चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत धान फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों अपना हरियाणा प्रांत खरीफ में उगाए जाने वाली फसलों में धान में महत्वपूर्ण स्थान रखा है और धान के उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा जो है भाइयों अग्रिम राज्य भी है।
लेकिन हरियाणा में धान की फसल में लगभग 17 बीमारी लाग गए हैं और इनमें से केवल 7 बीमारी ही जो है ऐसी हैं जो किसान भाइयों ने आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए हैं। और बीमारियों का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि फसल में 70 से 80% तक भी कई बार नुकसान पहुंच जाए है। और जो मुख्य बीमारी है धान की फसल में है वो एक तो पदगलन और बकानी। पदगलन या फिर जो बकानी जो बीमारी है, समस्या है, इसके मुख्य लक्षण है भाइयों, बकानी के लक्षण जब आए हैं तो इससे प्रभावित जो पौधे हैं वो पतले, पीले और स्वस्थ पौधे की तुलना में लंबे होकर सूख जाए हैं। और ये भी देखा जावा है कि अधिकतर जो रोगी पौधे हैं वो रोपाई तक पहले ही सूख जाए हैं। और इस रोग की विशेष पहचान है भाइयों, पानी की सतह के ऊपर की गांठों से जो जड़ है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाए हैं और सफ़ेद रुई जैसी जो है सफ़ेद या फिर गुलाबी रंग की फफूंद इसमें दिखाई देनी शुरू हो जाए। तो इस समस्या का जो हमने समाधान करना है वो है एक तो बीज का उपचार भाइयों हमेशा करें। कोई भी फसल हम ले रहे हैं, चाहे वो धान है या कोई भी फसल हम ले रहे हैं, कोई सब्जी ले रहे हैं, तो पहले बीज का उपचार जरूर करें। और भाइयों साथ में जो पनीरी है वो खड़े पानी में उखाड़ें। और साथ ही जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनकी रोपाई ना करें। और पौधे उखाड़ने से पहले जो है थोड़ा सा अगर यूरिया पौधशाला में हम डाल लें तो उससे पौधे आसानी तो उखाड़े जा सके हैं और जड़ों को कम से कम नुकसान पहुँचे है। और धान की भाइयों फसल में जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है बदरा या ब्लास्ट। यह बासमती धान की मुख्य रोग है भाइयों। और पत्तियों पर आँख के आकार के बैंगनी लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाए हैं जिनके बीच का भाग हल्के भूरे या राख जिसे रंग का दिखाई दे वह है। और तने पर गांठें जो है वो काले रंग की हो जाए। साथ ही भाइयों पौधा गांठ से जो है टूट कर गिर जाए। और रोग की जो सबसे भयंकर अवस्था है वो है गलन, जिसमें बाड़ियों के जो डंठल हैं उन पर काले धब्बे पड़ जाए हैं और ग्रीवा जो है वो गल कर गिर जाए। और प्रभावित जो बाड़ी हैं उनमें दाने नहीं बनते और बाड़ियाँ सफ़ेद होकर सीधी खड़ी रह जाए हैं। और बदरा या ब्लास्ट इस तरह के अगर समस्या हम देखें हैं खेत में, ये जो अगर हमें लक्षण दिखाई दे हैं तो एक तो भाइयों उसकी रोकथाम खातर जब भी हम धान की बिजाई करें तो बीज का उपचार जरूर करें। और बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही भाइयों उसमें 120 ग्राम ट्राईसाइक्लाजोल, जिसने बीम या सिविक के नाम से भी जाना है, या 200 ग्राम कार्बेंडाजिम या 200 मिलीलीटर हिनोसान ने 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और धान की जो फसल है भाइयों उसमें एक और जो समस्या हम देखा वो है आभासी कंडुआ यानी कि हल्दी गांठ रोग। और ये रोग भाइयों हाइब्रिड धान की जो फसल है उसमें ज़्यादातर लगा है। और शुरू में तो बाड़ियों में कुछ दानों पर इसका असर देखने मिला है, लेकिन बाद में भाइयों दाने का आकार जैसे बढ़ा है तो दाने जो है नारंगी रंग के, पीले और घुंघराले जैसे हो जाए हैं। और रोगग्रस्त दाने में के जो है फटने पर उसमें से नारंगी रंग का एक पदार्थ सा निकला है। और शुरू में तो भाइयों रोगग्रस्त दानों का रंग हल्का पीला और बाद में भाइयों काला पड़ जाए। और अगर खेत में धान की फसल में आभासी कंडुआ यानी कि जो हल्दी गांठ रोग है, अगर ये रोग के लक्षण दिखें तो उसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो स्वस्थ और बीजाणु रहित बीज का ही प्रयोग करें। साथ ही भाइयों खेत में संतुलित खादों का प्रयोग करें और फसल की रोपाई के 6 हफ्ते बाद नत्रजन खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साथ ही बीमारी के प्रारंभिक अगर लक्षण दिखाई देने हैं तो इस अवस्था में भाइयों 25 से 50 बाड़ियाँ निकलने पर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा ने 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और छिड़काव करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पावर स्प्रेयर का प्रयोग नहीं करना है। और जो धान की फसल में एक और जो बीमारी आ वो है तना गलन। इस रोग का प्रकोप जो है पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी देखा है, बड़ा है ये रोग। और तने से जो चिपकी हुई जो पर्ण छदन है या जो पुआल है उस पर पानी की सतह के आसपास काले रंग के धब्बे इसमें बढ़ने शुरू हो जाए हैं। और ये धब्बे धीरे धीरे पर्ण छद के ऊपर और अंदर की ओर बढ़कर तने न कमज़ोर करता है। और जो प्रभावित पौधे हैं वो ज़मीन पर गिर जाए हैं और तने की जो नीचे वाली जो 3-4 पोरियां हैं उस पर सफ़ेद रुई जैसी फफूंद या फिर काले रंग के छोटे छोटे पिंड दिखाई देने शुरू हो जाए। और तना गलन की अगर समस्या खेत में दिखे तो भाइयों उसकी रोकथाम का तरीक तो रोग ग्रसित जो खेत है उसकी कटाई के बाद जो उसकी ठूंठ है उनने जला दें। और रोपाई करने से पहला खेता में जो है मेड़ के आसपास जो इकट्ठे पिंड है या जो ठूंठ है उनने भी निकाल कर जला दें।
साथ ही भाइयों खेत में लगातार पानी खड़ा ना होने देवें और कम से कम 10 से 12 दिन बाद एक बार खेत में पानी जरूर सुखावें ताकि जड़ों और तने तक जो है हवा और धूप पहुंच सके। इसके अलावा भाइयों धान की फसल में एक और बीमारी जो वो है पर्णछद गलन। इस रोग में बालियों के साथ साथ पत्ती पे भी जो है गहरे भूरे या जो चॉकलेटी और काले रंग के धब्बे बन जाए हैं और अगर सही अनुकूल वातावरण मिल जाए तो ये धब्बे आकार में और बड़े होने शुरू हो जाए हैं। साथ ही साथ जो बाड़ियां हैं उनके साथ वाली जो पत्ती हैं उनके निचले भाग के चारों तरफ भी जो है घेरे बन जाए हैं और इसका असर ये देखने मिला है कि जो बाड़ियां हैं वो ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही वो फंसी रह जाए हैं और साथ ही साथ जो पाने हैं वो खाली रह जाए हैं, अधमरे और हल्के भूरे रंग के हो जाए हैं। और पर्णछदन जो गलन रोग है इसकी रोकथाम खातर एक तो फसल के जो गाभे हैं उसकी अवस्था में भाइयों 200 मिलीलीटर प्रोटिकोनाजोल 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और साथ ही जो धान की फसल में भाइयों एक और मुख्य जो बीमारी देखने मिला वो है शीत ब्लाइट यानी कि पर्णछद अंगमारी का रोग। और पिछले कई सालों में तो धान की जो फसल है उसमें एक मुख्य रोग के रूप में इसने जगह बना ली है और ये रोग भाइयों फुटाव से जो है गाभे की अवस्था में आवे है, जिससे तने पे जो है लिपटुई जो पर्णछद है उस पर मटमैले और हरे रंग के धब्बे बन जाए हैं और इनके किनारे गहरे भूरे या फिर बैंगनी रंग के दिखाई दे हैं। ये रोग मेडों के पास से शुरू हो जाए और जिन खेतों में भाइयों खरपतवार अधिक हो तो उन खेतों में ये बड़ी तेजी से फैला है। और मौसम की अनुकूलता मिल जाए तो छोटे छोटे धब्बे जो हैं वो आकार में बड़े होकर आपस में मिल जाए और जो पर्णछदन और जो पत्तियों का झुलसा देने वाला झुलसा देव है। इसका हमने जो परिणाम मिला है उसके परिणाम स्वरूप भाइयों बाड़ियों में दाने नहीं बनते और वो हल्के रह जाए हैं। और जो शीत ब्लाइट है इसकी रोकथाम खातर एक तो खेत में भाइयों और मेडों पर जो है खरपतवार ना रहने देवें, नत्रजन जो खाद है उनका ज़्यादा प्रयोग ना करें और रोग के लक्षण दिखाई देने दे भाइयों 400 मिलीलीटर लस्टर 37.5% SE नामक दवा ने 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें और 15 दिन बाद ये छिड़काव ने फिर जो है दोबारा दोहरावें। ये तो भाइयों करी चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत धान फसल की देखभाल पे। और किसान भाइयों खेती बाड़ी करते हुए हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो खेती बाड़ी में जो समस्याएं आए हैं उनके समाधान खातर किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों इब्लेम जानकारी प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत के हैं, क्योंकि किसान भाइयों हम सब जाने हैं कि जो रसायन है वो हमारी मिट्टी ने, पानी ने, हमारे वातावरण ने, हमारी हवा ने और हम इंसान और जानवरों के अंदर भी जो है जहर घोलने लग रहे हैं। इसलिए हमने वापस जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो प्राकृतिक खेती के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चल कर जो है हम प्राकृतिक खेती जो है भरपूर आमदनी ले सके हैं। और भाइयों पहला सिद्धांत है प्राकृतिक खेती का कि मिट्टी में जीवाणुओं की मात्रा भूमि की उत्पादकता का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये जीवाणु जो है मिट्टी, हवा और खेती के जो अवशेष हैं, बायोमास है, उनमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों नहीं जो है पौधे तक पहुंचाने का काम कर है। यानी कि जो मित्र कीट हैं, जो जीवाणु हैं, वो हवा, मिट्टी और जो हम खेत में देसी खाद है वो डाल रहे हैं, उन सब तय जो है पोषक तत्व लेकर पौधे तक पहुँचाए हैं। इसलिए भाइयों मिट्टी में जो जीवाणु की संख्या वो हमने बढ़ानी है और इसके लिए ज़रूरी है कि कीटनाशकों और जो दूसरे रसायन हैं उनका प्रयोग हम कम तक कम करें, क्योंकि जो हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जो है नुकसान देने वाले जो कीट हैं उनके साथ साथ मित्र कीटाणु भी खत्म करता है। प्राकृतिक खेती का भाइयों दूसरा सिद्धांत है कि जो बिक्री और खाने में प्रयोग होने वाली सामग्री हैं उन्हें छोड़कर खेत में जो भी अलग कुछ भी पैदा हुआ है, जिस तरह कोई भी खरपतवार है, कोई सामग्री है, बायोमास है, तो उसने हम खेत में बाहर ना निकाला है, वो खेत में ही रहने देवें। और जलाना तो उनको हमने बिल्कुल भी नहीं है, उसका वहीं पर जो है ज़मीन में ढकने के लिए खाद के रूप में हम इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि खेत में अगर बायोमास की 2 से 4 इंच की परत अगर बन जाए तो यह बहुत बढ़िया रवा है और यह परत जो है कई काम करे हैं। जिस तरह वाष्पीकरण जो है पानी का उसने कम से कम होने देवे हैं, साथ ही बारिश और तेज़ हवा या आंधी तक जो मिट्टी कट जाए उसका भी बचाव कर है। और खरपतवार
की रोकथाम में भी ये मदद करे हैं और तापमान नियंत्रित करके ज़्यादा गर्मी और सर्दी में भी मिट्टी के जो जीवाणु हैं उनके लिए एक उपयुक्त माहौल बना कर ये रखे हैं। साथ ही साथ भाइयों, जो मित्र कीट हैं, जो जीवाणु हैं, उन खातिर ये भोजन बनाने का भी काम करे हैं और आखिर में गल सड़ के मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ही बढ़ावे हैं। और ज़मीन ढकने के लिए जो बायोमास के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हम करके डालना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बायोमास के तौर पर हम जो चौड़े पत्ते और जो मोटी टहनी है उनका इस्तेमाल ना करें तो ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। और प्राकृतिक खेती का भाइयों तीसरा सिद्धांत यह है कि खेत में जैव विविधता जरूर लेकर आवें, यानी कि केवल एक ही किस्म की हमने फसल खेत में नहीं बोनी है, बल्कि हमने खेत में समय समय पर जो है कई अलग अलग तरह की जो किस्म की फसलें हैं वो बोनी चाहिए। और जैव विविधता या जो मिश्रित खेती है उससे मिट्टी की तो उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही कीटों पर नियंत्रण करने में ये सहायक सिद्ध होगी। और चौथा सिद्धांत है भाइयों, कोशिश यह रहे कि जो है भूमि ना हम खाली ना छोड़ दें। इसके लिए उसमें जो है अलग अलग तरह की लंबी, छोटी, लेटने वाली या अलग अलग समय पर बोई जाने वाली या काटे जाने वाली जो फसलें हैं वो जरूर लेवें। और खेत में लगातार फसल बनी रहने से जो है सूरज की रोशनी जो धरती पर भोजन और ऊर्जा का जो असली स्रोत है वो मुख्य तौर पर पौधे ही उसने पकड़ पाए हैं और उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ज़मीन की जो नमी है वो बनी रहती है। और साथ ही साथ भाइयों, ज़मीन की नमी बने रहने के साथ साथ मिट्टी का जो तापमान है वो भी नियंत्रित रहे है, जिससे मिट्टी के जो जीवाणु हैं वो लगातार उन्हें एक ऐसा माहौल मिला है जिसमें उन्हें ना तो ज़्यादा गर्मी मिलती ना ज़्यादा सर्दी होती, जिससे वो उनकी जो है बढ़ोतरी तेजी तो है। और पांचवा सिद्धांत है भाइयों, खेत में प्रति एकड़ कम से कम 5 से 7 अलग अलग तरह के पेड़ हम जरूर लगावें। खेत के बीच में भी पेड़ों को 7 से 8 फुट तक ऊपर ना होने देवें, उनकी लंबाई जो है 7 से 8 फुट तक ही रखें और उनकी छटाई भी समय समय पर कर दे रहे, ताकि जो है जो हमने मुख्य फसल लगा रखी है उस तक धूप जरूर पहुँचती रहे। साथ ही साथ भाइयों, खेत के किनारे पे हम ऊंचे पेड़ लगा सके हैं। और खेत में भाइयों पेड़ होने से एक तो फ़ायदा यह है कि मिट्टी की जो पानी ने सोखने की जो क्षमता है वो बढ़े है और साथ ही साथ भाइयों मिट्टी का जो टूटना है वो नहीं होता। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पेड़ की जो जड़ है वो बहुत गहराई तक मिट्टी में जाओ है, जिससे जो मिट्टी के नीचे के जो पोषक तत्व है वो भी पेड़ ऊपर खींच लाओ है और टूटे हुए पत्ते और फल फूल के माध्यम से जो मिट्टी के जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी भी वो पूर्ति करता रहा है। तो ये तो ली भाई हमने जानकारी प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत पे। और किसान भाइयों, घड़ी जो है वो हमें आगे इजाज़त नहीं दे रही आगे बढ़ने की, तो इसी के साथ भाइयों तले में इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।